नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और रुख करेंगे अपना हिमाचल का बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। शिमला से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लोकसभा चुनावों पर बड़ा अपडेट, प्रतिभा सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मंडी से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है प्रतिभा सिंह ने। दिल्ली में आलाकमान संग मंथन के बाद फैसला हुआ है, मंडी से लड़ने की पार्टी की स्थिति नहीं है। लोकसभा चुनाव को लेकर यह बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में उम्मीदवारों का चयन कितना मुश्किल कांग्रेस पार्टी के लिए है वो यहां पर नजर आ रहा है। जो मंडी से वर्तमान सांसद हैं प्रतिभा सिंह, उनकी ओर से दरअसल इस तरह के संकेत सामने आए हैं कि वो यहां से लड़ना नहीं चाहती। मंडी से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला प्रतिभा सिंह द्वारा। मैंने तो इनकार कर दिया, मैं इस स्थिति में नहीं हूँ। मैंने सिर्फ एक एमपी फंड बांटने से कोई इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। हमारा वर्कर थोड़ा निराश बैठा है, जिसको मैं चाहती थी अगर टाइमली हम उनको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते, कुछ उनको महत्व देते, तो वो लोग भी सब फील्ड में निकलते। आज मुझे कोई भी वर्कर ऐसा सक्रिय नजर नहीं आ रहा जो पार्टी का काम करेगा। और हम, आप जानते हैं कि हम लोग इन्हीं के सिर पर इलेक्शन जीतते हैं और ये कार्य हमारे अहम रोल प्ले करते हैं कार्यकर्ता। और मुझे जो हालात दिख रहे हैं उसके मुताबिक मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम इसमें ज्यादा सफलता हासिल कर पाएंगे। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैंने अपना नाम विड्रॉ कर लिया। मैंने उनको बता दिया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी और आप जिस मर्जी को ठीक समझे उसको उतारे फील्ड में, हम उनके लिए काम करेंगे। तो प्रतिभा सिंह का ये बड़ा बयान आपने सुना। कई बातें दरअसल उनकी ओर से कही गई हैं जिसको लेकर अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। शिमला से हमारे साथ ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी जुड़ गए हैं। विकास जी, कहां तो माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी नए दमखम के साथ चुनाव लड़ती नजर आएगी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की विधानसभा में सरकार भी बन चुकी है, लेकिन जो प्रतिभा सिंह का बयान सामने आया है, साफ तौर पर जहां एक तरफ उन्होंने निशाना भी साधा है, कह रहे हैं कि कार्यकर्ता निराश है, एडजस्ट नहीं किया गया, स्थिति में नहीं है। एक तरह से कहा जाए पहले से ही यहां पर हथियार गिरा दिए कांग्रेस पार्टी ने। इसी तरह के बयान जो है ये ठीक उससे पहले आ रहे थे जब ये सियासी संकट हिमाचल प्रदेश में शुरुआत इसकी हुई थी, यानी 27 फरवरी की हम बात कर रहे हैं, जब राज्यसभा के लिए वो चुनाव होना था। उस समय से पहले अगर आप उनके बयानों को देखें तो कुछ इसी तरह के बयान जो है वो निकलकर सामने आ रहे थे, जिसमें नाराजगी का जिक्र बार बार किया जा रहा था कि कांग्रेस की जो सरकार और संगठन के बीच तालमेल जो है वो गड़बड़ा चुका है। तो ऐसे में सवाल कई तरह से पैदा हो रहे थे, लगातार संकट जो है वो सामने आ रहा था। लेकिन इसी बीच ऑब्जर्वर्स आए, यहाँ पर अपनी रिपोर्ट बनाई और उसके बाद ये बताया गया उनकी तरफ से भी, जो कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनकी सुना था, जो कि संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, कि अब सरकार और संगठन के बीच तालमेल जो है वो बहुत ही बेहतर हो जाएगा। और ऐसे में जो नीतियों की बात यहाँ पर की जा रही है, यानी कि जो नाराजगी कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच में जो बात करी जा रही थी, वो अब नाराजगी दूर कर दी जाएगी, यानी नीतियां जो है वो कर दी जाएंगी। फिलहाल अभी नीतियां जो है बहुत सी की भी गई हैं, लेकिन नाराजगी कितनी दूर हो पाई है आज भी इस बयान से ये सामने आता है। देखिए, इस तरह से हालात जो आज हिमाचल प्रदेश में बने हैं, इस तरह का सियासी संकट इससे पहले कभी हिमाचल प्रदेश में नहीं देखा है। सरकार और संगठन के बीच में जो तालमेल है, आज इनके बयान से ये बिल्कुल सामने आ रहा है। और जब ये तब हालात हैं जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में लागू है और जल्द ही चुनाव जो है वो हिमाचल प्रदेश में होने वाले हैं लोकसभा सीटों के, और इसके साथ साथ 6 जो उपचुनाव होने हैं, 6 विधानसभा के जो उपचुनाव होने हैं, उसके ऊपर भी अब ये सवाल है कि क्या कांग्रेस के जो अगर संगठन के ही जो कार्यकर्ता हैं, अगर उनमें नाराजगी है, तो क्या ये चुनौती कांग्रेस के लिए रह सकता है? क्योंकि मौजूदा परिस्थिति में अभी हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार होते हुए भी क्या विधानसभा के उपचुनाव जीतना आसान होगा? अब इस तरह के बयान जो है वो प्रतिभा सिंह के सामने आ रहे हैं, तो क्या सरकार और संगठन के बीच में जो तालमेल बेहतर हो चुका है, तालमेल की कमी लंबे समय से रही है, जिस तरह से आपने भी अपनी बात में रखा है इस पूरे मुद्दे को। लेकिन ऐसे में एक सवाल इस लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रतिभा सिंह, जो जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र आपने किया कि सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन प्रतिभा सिंह के इस बयान को किस तरह से देखा जाए? क्या आलाकमान पर प्रेशर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल एक बार फिर किया जा रहा है, या इसके किसी और तरह के मायने भी निकाले जा सकते हैं? देखिए, 2 चीजें हैं। सबसे पहले जो लोकसभा का चुनाव होना है, 4 सीटों पे अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई भी प्रत्याशी जो है
वो तय नहीं अभी तक हो पाया है। हालांकि दावा यही किया जा रहा है कि जल्द ही प्रत्याशियों का चयन जो है वो यहाँ पर कर लिया जाएगा और विनेबिलिटी जो है वो सबसे बड़ा छवि जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर देखा जाएगा। अब क्या विनेबिलिटी के यहाँ पर फैक्टर हो सकते हैं, किन लोगों को यहाँ पर चुनाव में उतारा जा सकता है। सभी जो राजनीतिक जो दल हैं यानी कांग्रेस और भाजपा, दो ही बड़े दलों के बीच में आमने सामने का मुकाबला जो है वो लोकसभा में होने वाला है। तो ऐसे में जो बड़े राजनेता हैं लगातार संकेत देते रहे हैं, चाहे वो पिछले कल जयराम ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन लीजिए, उन्होंने भी संकेत दिए कि आज जिस तरह के सियासी हालात हिमाचल प्रदेश में बने हुए हैं, इनके अंदर किसी भी सिटिंग एमएलए को आज टिकट देने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है और ऐसी पहल कोई पार्टी जो है वो करती नजर भी नहीं आएगी। इसी तरह की बात जो है, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो लगातार ये बात कह रहे हैं, सिटिंग एमएलए को हिलाना मतलब वहां पर उपचुनाव कराना, और उपचुनाव को इस समय कौन सी पार्टी जीत सकती है ये भी सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इस तरह के हालात हिमाचल प्रदेश में रह ही नहीं गए हैं। तो ऐसे में प्रतिभा सिंह का जो ये बयान सामने आया, ये ठीक उस समय ये बयान ये आ रहा है जब दिल्ली में हम बैठते देख रहे थे, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई और सीडब्ल्यूसी की बैठक वहां पर हुई है। तो क्या प्रतिभा सिंह नाखुश हैं अभी भी जो सरकार है, सरकार के कामकाज से? क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा कि दर्जन भर नीतियां जो है वो बड़े पैमाने पर जो है वो सरकार की तरफ से की गई है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से की गई है। क्या ये नीतियां सामंजस्य जो है वो आपस में बिठाने के लिए की गई थी या फिर ये और गड़बड़ इससे हो गई है और ये मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है ठीक उस वक्त जब ये बयान प्रतिभा सिंह का सामने आ रहा है? तो ऐसे में उपचुनाव जो 6 सीटों पर होना तय माना जा रहा है, क्या उसके लिए भी अब कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगा? विकास शर्मा जी, कहा जा सकता है कि कांग्रेस के सामने लोकसभा चुनाव ही अकेली चुनौती नहीं है, बल्कि इसके साथ जो विधानसभा के बाई इलेक्शन है वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती लेकर आ रहे हैं। और ये तब स्थिति बनी है जब कांग्रेस आलाकमान की ओर से कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी गठन किया गया था, ताकि मामले को शांत किया जा सके, जिससे कांग्रेस को जो नुकसान हो रहा है उसको कम किया जा सके। आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। जो वर्तमान सांसद है मंडी से प्रतिभा सिंह, बड़ी नेता हैं, बड़े परिवार से आती हैं, लेकिन उनकी ओर से जो बयान सामने आया है उसके कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो यहां से लड़ना नहीं चाहती हैं, पार्टी आलाकमान को बता दिया है अपना फैसला, कह रही हैं कार्यकर्ता नाराज हैं, निराश भी हैं। बहरहाल बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का। बड़ी जानकारी आपको बता दें जो इस समय सामने आ रही है, बागी नेताओं से जुड़ी हुई बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें। कांग्रेस पार्टी के बागी नेता राजेंद्र राणा को धमकी मिली है। खबर है कि धमकी भरा पत्र उनके घर भेजा गया है और सुधीर शर्मा का भी जिक्र इस धमकी भरे पत्र में है। दूसरे विधायकों को भड़काने का आरोप लगाया गया है। परिवार की सुरक्षा को लेकर भी चेतावनी दी गई है इस पत्र के माध्यम से। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के बागी विधायकों को यह धमकी भरा पत्र भेजा गया है। देखिए ये पत्र की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से यह कहा गया है इस पत्र के माध्यम से कि विधायकों को भड़काया जा रहा है, उसको तुरंत बंद किया जाए। अगर यह काम बंद नहीं हुआ तो इससे आपके परिवार को नुकसान पहुंच सकता है, यह भी बात इसमें कही गई है। आपको बता दें कि राजेंद्र राणा वही कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जो बागी हो चुके हैं। उन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर दी थी, उसके बाद से अब बाई इलेक्शन भी प्रदेश में होने जा रहे हैं। हमारे साथ शिमला से ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी लगातार जुड़े हुए हैं। विकास शर्मा जी, बड़ी खबर सामने आई है राजेंद्र राणा को लेकर, कहा जा रहा है उनके घर पे धमकी भरा पत्र मिला है। क्या कुछ पूरी जानकारी और क्या एक तरह से कहा गया इस धमकी भरे पत्र के माध्यम से? देखिए, जब राज्यसभा का चुनाव था हिमाचल प्रदेश में 27 फरवरी को, ठीक उसके बाद से ही जब क्रॉस वोटिंग हुई, क्रॉस वोटिंग के बाद अब जो 6 बागी कांग्रेस के जो विधायक थे उनके लिए, उनकी सुरक्षा के लिए लगातार सीआरपीएफ की तैनाती हो रही थी, हरियाणा पुलिस के जवानों की तैनाती हो रही थी, पूरा सुरक्षा घेरा जो है वो उनके लिए बनाया गया था। ठीक उसके बाद फिर खबर ये भी आई कि अचानक से उनके जो घर हैं, यानी कि 6 के 6 जो बागी हैं, उनके विधानसभा क्षेत्रों में जहां जहां उनके अपने जो घर हैं, जहां पर उनके परिवार रहते हैं, वहां पर भी सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती जो है वो अचानक से देखी गई। हालांकि जब उनसे बात करने की कोशिश की गई तो कुछ खास जानकारी वहां से नहीं मिली, लेकिन सुरक्षा कारणों का हवाला जो है वहां पर दिया गया। लेकिन आज जब ये पत्र, इससे पहले धमकी भरी चीजें जो है वो सामने आ रही थी, लगातार खबरें आ रही थी कि उनको धमकियां दी जा रही हैं, 6 बागी विधायकों को धमकियों की खबर जो है वो सामने आ रही थी। लेकिन आज एक पत्र जो है वो सामने आया है जो राजेंद्र राणा के घर पर
सुजानपुर में जो इनका घर है वहां पर उनके घर पर पोस्ट के जरिए जो है ये पत्र आया है। इस पोस्ट के पत्र में साफ तौर पर लिखा है कि सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा तुम सुधर जाओ, और अगर आज नहीं सुधरे तो तुम्हारे लिए ये घातक होगा। ऐसे में तुम्हारे परिवार की भी सुरक्षा जो है सुरक्षित नहीं रहेंगे। इस तरह की बात जो है इस पत्र के जरिए कही गई है। और जो पत्र लिखने वाला व्यक्ति है वो व्यक्ति कांग्रेस का पार्टी कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ऐसे में कौन ये व्यक्ति हो सकता है, इसकी छानबीन जो है वो की जा रही है। राजेंद्र राणा जो है उनके जब इस पत्र के बारे में जानकारी मिली थी कि वो अपने घर पर तो है नहीं, वो तो दिल्ली में बैठे हुए हैं। 6 बागी विधायक जो है वो उनके साथ वहीं बैठे हुए हैं। और ऐसे में अब उनके घरों में जो सीआरपीएफ की तैनाती है तो ये कई तरह के सवाल इस तरह से खड़े होते हैं कि क्या वहां पर उनकी सुरक्षा में किसी तरह से कोई कोताही न रह जाए, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था की इनको जरूरत जो है वो अब और आन पड़ी है। ऐसे में राजेंद्र राणा के जो बेटे हैं अभिषेक राणा, उन्होंने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हाल ही में अभी अब से कुछ ही देर पहले जो है अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर जो है उन्होंने जिक्र किया इस बात का कि उन्हें भी जान से मारने की धमकी जो है वो यहाँ पर दी जा रही है। लेकिन इस पत्र का अहम इस समय पर आना जब अब उनके जाने की यानी इन 6 बागी नेताओं से भाजपा में ज्वाइन करने की जो है तो भुगत तेज हो चुकी है। हालांकि ये कभी भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आज शाम को जो है ये भाजपा ज्वाइन करें, या फिर ये भी हो सकता है कि अभी 6 तारीख तक का इंतजार जो है वो ये करें, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में 6 तारीख को ये केस फिर से लगा हुआ है। तो ऐसे में प्लान भी ये हो सकता है कि इससे पहले हो सकता है कि ये भाजपा का दामन थाम ले और उसके बाद फिर भाजपा के टिकट पर जो है इन 6 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं विधानसभा से वहां पर चुनाव लड़े। लेकिन ये कितना धरातल पर सही बैठ पाता है, क्योंकि जहां पर ये 6 उपचुनाव होने हैं वहां पर बीजेपी के कद्दावर नेता जो है वो पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में उन नेताओं के टिकट का क्या होगा, उन नेताओं के भविष्य का क्या होगा, इस पर भी कई तरह के सवाल है। लेकिन अब ये जो धमकी भरे पहले जो बातें कही जा रही थी कि धमकियां मिल रही हैं, लेकिन अब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि अब चिट्ठियों के जरिए भी धमकियां जो है वो शर्मा जी, एक और बड़ा सवाल, राजनीतिक तौर पर कौन किस नेता किधर जाता है ये अलग सवाल है, लेकिन जिस तरह से पत्र सामने आया है मामला कहीं ना कहीं बेहद गंभीर है, संवेदनशील भी नजर आ रहा है। इसको लेकर जांच पड़ताल के मद्देनजर क्या कुछ जानकारी प्रदेश पुलिस दे पा रही है अभी? देखिए, प्रदेश पुलिस की तरफ से तो अभी बिल्कुल साफ नहीं किया गया। हालांकि अभिषेक राणा ने अभी हाल ही में अब से कुछ ही देर पहले जो है सोशल मीडिया पोस्ट पर जब ये जानकारी जो है साझा की थी कि कहीं ना कहीं जो समर्थक हैं, जो राजेंद्र राणा के समर्थक हैं, सुधीर शर्मा के समर्थक हैं, या फिर 6 बागियों के जो समर्थक हैं, वो कहीं ना कहीं चर्चा आपस में जरूर कर रहे हैं कि आखिरकार ये कौन लोग हो सकते हैं। क्या कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं जो कि उनको नापसंद करते हैं, क्योंकि देखिए ये कांग्रेस के ही लोग थे। ऐसे में जब वो कांग्रेस से बागी हो गए तो उसके बाद कहीं ना कहीं रोष जरूर इनके बीच में नजर आ रहा था। पुलिस ये इस हर मामले पर जो है वो यहाँ पर नजर बनाए हुए है। शिकायत मिलते ही वो अपनी कार्रवाई की बात भी आगे कह रही है, लेकिन क्या कार्रवाई इसके ऊपर हो सकती है, क्योंकि पहले से ही सीआरपीएफ की तैनाती इन लोगों के घरों के बाहर जो है वो की गई है। तो क्या परिवार को और सुरक्षा दी जा सकती है, या परिवार के लोगों को और कोई सुरक्षा भी यहाँ पर दी जा सकती है, इसके बारे में अभी तक फिलहाल साफ नहीं है। लेकिन इतना जरूर है, सुरक्षा बढ़ाए जाने की बात जो है वो जिक्र हमारी कर रहे हैं कि वो बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल, अब ऐसे में देखना यह है कि यहाँ तो नाम लिखकर बताया गया है, कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा ये पूरी चिट्ठी लिखी गई, धमकी भरा पत्र लिखा गया है। पुलिस इस मामले में किस तरह जांच आगे बढ़ाती है और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आपका बहुत शुक्रिया विकास शर्मा जी इस पूरी बातचीत के लिए और जानकारी देने के लिए। और हमारे साथ खुद कांग्रेस पार्टी के बागी पूर्व विधायक, टेक्निकल तौर पर देखा जाए तो सुजानपुर से राजेंद्र राणा जी खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र राणा जी, एक बड़ा ही संवेदनशील मसला खड़ा हुआ है। आप बताया गया है कि एक धमकी भरा पत्र आपके घर भेजा गया है जिसमें कई तरह की बातें लिखी गई हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? देखिए, मैं तो दिल्ली में हूं पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि हम लोगों को जिस तरीके से विधानसभा से जबरन निष्कासित किया गया है और मामला अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो मुझे रात को शाम के वक्त जो है फोन आया था कि मेरा बेटे अभिषेक राणा वहां थे जी। तो उन्होंने बताया कि एक टेलीफोन कॉल आई थी कि उसमें जो धमकी दी गई है 20-22 सेकंड की जी। और जैसे ही वो हमारे प्राइवेट सेक्रेटरी ने डाक कल खोली है तो उसमें जो एक धमकी भरा पत्र है जिसमें सुधीर शर्मा जी जो कि धर्मशाला से हमारे विधायक अभी तो कह सकते हैं कि पूर्व हो गए हैं, उनके और मेरे खिलाफ जो है एक धमकी भरा पत्र था कि आप लोग जिस तरीके से विधायकों को गुमराह कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वो आपको और आपके परिवार को देख लेंगे।
इस तरीके से धमकी भरा पत्र आया है, उसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा दी गई है और हमीरपुर के कंसर्न जो एसपी है उनको भी इसकी जो सूचना राजेंद्र राणा जी के पहले भी आपको इसी प्रकार की धमकियां मिलती रही हैं इस धमकी भरे पत्र से पहले, चाहे फोन कॉल के माध्यम से या किसी मैसेजेस के माध्यम से? नहीं, ऐसा मुझे नहीं आया, सुधीर शर्मा जी के साथ हुआ था, बट मुझे तो पहली दफा ये पत्र आया है और पहली दफा फोन पे कॉल आई है। इससे पहले मुझे कोई धमकी भरा पत्र नहीं आया और हम लोग तो हिमाचल प्रदेश के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं जी, हिमाचल प्रदेश के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के नौजवानों की लड़ाई लड़ रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के स्वाभिमान के साथ हमने कहा कि कोई समझौता नहीं करेंगे और सुजानपुर की जनता और अपने संबंधित चुनाव क्षेत्रों की जनता की आवाज उठाएंगे। तो इस पत्र के सामने आने के बाद राजेंद्र राणा जी, चूंकि मामला बेहद संवेदनशील है, परिवार को लेकर भी धमकी दी गई है, क्या कुछ मांग आप करते हैं? चूंकि पहले से ही सीआरपीएफ की तैनाती है घर के बाहर, सरकार से क्या कुछ मांग आप करते हैं? देखिए, ऐसा है कि जब किसी को धमकी आती है, कोई ऐसा संवेदनशील मामला बनता है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी रक्षा सुरक्षा की जाए और ये कौन लोग हैं तक पहुंचा जाए कि किन को कौन लोग ऐसा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश तो बड़ा शांतिप्रिय प्रदेश है और शांतिप्रिय प्रदेश में ऐसी घटनाएं पहले अब ये घटनाएं घट रही हैं और जैसे ही हम लोगों का निलंबन किया गया है, हम लोगों ने वोटिंग हिमाचल प्रदेश के व्यक्ति के पक्ष में करी है, तब से सरकार ने भी और मुख्यमंत्री ने भी हमारे जितने विधायक साथी हैं उनके कारोबारों पे रेड करना, उनके कारोबार बंद करना, ठीक है, धमकियां देना। लेकिन राजेंद्र राणा जी, इस पत्र के माध्यम से ये भी एक तरह से कहा गया कि भड़काया जा रहा है आपके और सुधीर शर्मा जी की ओर से तमाम लोगों को। नहीं, देखिए, ऐसा मुझे लगता नहीं है, ये किसी ने शरारत करवाई है या की है, इसका बात, ये तो पुलिस का मामला है, पुलिस इसकी तफ्तीश करे, हम इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं करना चाहते। ठीक है, राजेंद्र राणा जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस पूरी बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि धमकी भरा पत्र राजेंद्र राणा के परिवार को भेजा गया है और इस पत्र के माध्यम से बेहद ही गंभीर बातें लिखी गई हैं। कहा गया है कि भड़काया जा रहा है, तुरंत भड़काना बंद करें, अगर ऐसा नहीं होता है तुम और तुम्हारा परिवार सुरक्षित नहीं रहेगा, इस पत्र को तुम दोनों आखिरी समझो, कुछ इस तरह की बातें लिखी गई हैं। और पार्टी कार्यकर्ता, दरअसल नीचे यह भी लिखा हुआ है, तुम्हारा हितैषी पार्टी कार्यकर्ता। बहरहाल मामला गंभीर है, अब पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो आपको यह भी बता दें कि 6 कांग्रेस पार्टी के विधायक जो अब टेक्निकली पूर्व हो चुके हैं, वो दिल्ली में डटे हुए, माना जा रहा है कि वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। तो वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता जीएस तोमर ने बीजेपी पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी पर विरोधी होने का, महिला विरोधी होने का आरोप लगाया। तोमर ने कहा कि प्रदेश सरकार इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख समृद्धि सम्मान योजना की गारंटी को पूरा कर रही है, लाखों महिलाओं से किए अपने वादे को पूरा किया जा रहा है। प्रदेश सरकार के इस वादे को पूरा करने से भाजपा बौखला गई है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश की जनता को 10 गारंटियां दी थी, जिसके चलते जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने 5 गारंटियां पूरी कर दी है। 5वीं गारंटी में जो हिमाचल प्रदेश की लाखों महिलाएं हैं, उन बहनों के लिए 1500 रुपए स्वर्गीय इंदिरा गांधी सुख समृद्धि योजना के तहत 1500 रुपए की राशि दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अक्सर ये कहती है कि वो महिला हितैषी है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेताओं का असली चेहरा लोगों के सामने बेनकाब होता है, जब वो 1500 रुपए महिलाओं को दिए जा रहे प्रदेश सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो है कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हो रहा है। मैं उनसे पूछता हूं, जब प्रदेश की कांग्रेस की सरकार जो है गारंटियां पूरी नहीं कर पा रही थी, तब आप ये कहते थे कि हिमाचल की सरकार ने झूठा वादे किए हैं हिमाचल की जनता के साथ और गारंटियां पूरी नहीं कर रहे हैं। 1 साल के अंदर अंदर लगभग 15 महीने का कार्यकाल हुआ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का, उन्होंने 5 गारंटियां पूरी की। ये अपने आप में इतिहास है। और प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, उनके लिए ये बेचैनी है, उनके लिए बौखलाहट है। उसके चलते जो है वो आज प्रदेश कांग्रेस पार्टी का जो ये महत्वपूर्ण फैसला हिमाचल की लाखों महिलाओं के लिए 1500 रुपए देने का हुआ है, उनको लेकर वो विरोध कर रहे हैं। मुझे लगता है प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर महिला विरोधी है।
तो वहीं हमीरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य नवीन शर्मा ने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। नवीन शर्मा ने कहा कि हर बार कांग्रेस चुनावों के नजदीक लोगों को लुभाने का काम करती है और अब लोकसभा चुनावों के नजदीक आते ही महिलाओं को गुमराह कर फॉर्म भराए जा रहे हैं। कांग्रेस सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है और साथ ही आदर्श आचार संहिता की भी सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देखिए, जब भी चुनाव आते हैं, चाहे विधानसभा के चुनाव हों, चाहे लोकसभा के चुनाव हों, कांग्रेस पार्टी जो है वो लोगों को बरगलाने का काम करती है, लुभाने का काम करती है। यही काम जो पिछले विधानसभा चुनावों में किया। कांग्रेस पार्टी ने अपनी 10 गारंटियां निकाली और 10 घोषणाएं उन्होंने की, और मैं तो झूठी घोषणाएं कहूंगा जो आज तक पूरी नहीं हुई। और कोई भी गारंटी आज तक पूरी नहीं हुई। 1500 रुपए के फॉर्म भरवाए गए महिलाओं के उस समय, और आज तक वो नहीं दिया गया। लेकिन अब जिनकी लोकसभा चुनाव सर पर हैं, इनको अपनी हार दिख रही है कि हिमाचल प्रदेश की सारी सीटें ये हार रहे हैं, तो अब फिर से इन्होंने मातृशक्ति को जो है वो बहलाने का काम, बरगलाने का काम शुरू कर दिया। और मुख्यमंत्री जी ने जो है वो 1500 रुपए की घोषणा करने के बाद जो है वो फॉर्म भरवाने जो है वो शुरू किए। लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर दिल्ली में मंथन कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने हमीरपुर और शिमला के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस अभी तक एक भी सीट पर प्रत्याशी नहीं उतार पाई। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोकसभा चुनावों में प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस हाईकमान जल्द निर्णय लेगा और मंडी सीट से कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह संभवतः चुनाव लड़ेंगी। बाकी सीटों पर भी नाम तय हो जाएंगे। पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा अभी तक नहीं करी है, सिर्फ क्योंकि प्रतिभा सिंह जी हमारी मंडी से जो है वो सिटिंग एमपी है, स्वाभाविक है कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। बाकी 3 हलकों के बारे में अभी जो है वो जो हमारे स्थानीय जो स्टेट के लीडर्स हैं वो, और फिर दिल्ली में हमारे जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वहाँ से जब तक कैंडिडेट क्लियर नहीं होंगे तब तक अनाउंसमेंट नहीं होगी। तो इसलिए बिल्कुल सही है कि अभी जो है कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं करी है। सोलन शहर की अधिष्ठात्री देवी माता शूलिनी मंदिर में इन दिनों मंदिर के गर्भगृह के जीर्णोद्धार का कार्य चला हुआ है। प्रशासन ने 26 मार्च तक जीर्णोद्धार का कार्य पूरा करने का अल्टीमेटम दिया है, जिसके बाद माता को गर्भगृह में फिर से स्थापित किया जाएगा। और इस बीच एसडीएम सोलन ने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर मंदिर में चल रहे कार्य का जायजा लिया और जल्द काम को पूरा करने के भी आदेश दिए। ये काम अभी हमारे जो वुडन वर्क है वो भी शुरू हो गया है, जिसमें कार्विंग, हमारी लकड़ी में कार्विंग काफी बारीक काम होता है, तो वो भी चल रहा है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि 26 तारीख तक हम भगवती माता को अंदर शिफ्ट करते हैं। काम संतोषपूर्ण किया जा रहा है। तो पीडब्ल्यूडी अधिकारी हमारे आते हैं, एक्सीडेंट साहब हैं, एसडीओ साहब हैं। तो हमारा अभी जो वुडन काम है, वुडन वाले वर्क में क्योंकि आपको भी पता है थोड़ा सा बारीक काम होता है तो उसमें समय लगता है। हमारा जो सिविल वाला बाकी वर्क है ऑलमोस्ट अंदर का कंप्लीट है। पैनलिंग का काम हो चुका है। हमारा ये जो कार्विंग वाला काम है वो चल रहा है। जी, कल ही हमें कमिश्नर टेम्पल जो कि उपायुक्त महोदय होते हैं, उन्होंने भी कल ही एक मीटिंग रखी थी। तो टेम्पल ट्रस्ट की मीटिंग में ये काम को प्रायोरिटी से करने के निर्देश हमें भी दिए गए हैं और हम सब इस काम के लिए खुद भी हमें उतनी चिंता है जितनी स्थानीय जनता को भी, कि काम जल्दी से जल्दी हमारा पूर्ण हो जाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।